अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और बात करेंगे गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानी, परफॉर्मेंस, करप्शन पर मबनी अवामी राय का इजहार किया। एक सर्वे के अंदर 3000 आराय इसमें शामिल हैं लोगों की, बराह रास्त 3000 लोगों से पूछा गया और चीदा चीदा आपको इसके नुकात बयान कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक उनकी आराय जब पूछी गई तो गवर्नेंस और तरक्की से मुतल्लिक लोगों ने कहा कि नई तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसके मातहत अवामी एतमाद में कमी आई है। फिर करप्शन और एहतसाब पर 52% लोगों की राय थी कि तरक्याती फ़ंड्स में करप्शन है और इसकी वजह से तरक्याती फ़ंड ज़ाय हो रहे हैं। शफाफियत और तहकीकात का मुतालबा किया और 48% लोगों ने कहा कि हुकूमती इदारों में करप्शन बढ़ी है। मईशत पर 59% लोगों ने बेरोज़गारी में इजाफे का कहा और लॉ इन्फोर्समेंट पे लोगों ने कहा कि पुलिसिंग तो बेहतर है लेकिन दहशत गर्दी के खदशे और ख़तरे में इजाफा है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर ना सिर्फ सियासी अरीना में लेदे हो रही है बल्कि जो सर्वे है इसके ऊपर भी एतराज़ उठाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, वो ये समझते हैं कि हकीकत पर मबनी नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है सर्वे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वजह क्या है कि कच्चे के डाकुओं और फिर जो पंजाब की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सर्वे नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। इस सिलसिले में हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप बिलाल गिलानी साहब से भी रब्ता किया। उन्होंने वजाहत की है कि चारों सूबों में एक सीरीज़ जारी करेंगे वो इस तरह के सर्वेज़ की। बाकी सूबों के जो सर्वेज़ हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अगले माह अब पंजाब का सर्वे भी आने वाला है। विद दैट सवाल ये बनता है यहाँ पर कि जो PTI हुकूमत की इस सर्वे में 11 साल कारकर्दगी में अवामी एतमाद में कमी का इजहार किया गया है, इसकी वजह क्या है? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आप बताइएगा क्या वजह समझते हैं आप, ख़ासकर ये जो नई हुकूमत है इसमें क्यों एतमाद की कमी का लोगों ने इजहार किया? बहुत शुक्रिया। देखें, सर्वे बड़ा कम्प्रीहेंसिव है, एक एक शोबे को लेके बात की गई है, सिविक इश्यूज़ पे बात की गई, अवामी तवक्कुआत पे बात की गई और फिर एहतसाब और शफाफियत की बात की गई। तहरीक इंसाफ के नाम से और शफाफियत के नाम से जो तब्दीली के नारे के नीचे जो लोग 12-13 साल से जी रहे हैं उनके कर्ब का अंदाज़ा जो है शायद पूरी तरह इस सर्वे में भी नहीं लग सका कि एक ऐसी जमात जो जिसका नारा ही शफाफियत था और जो कहती थी कि 1 करोड़ लोग जो हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर बनेंगे, 350 डैम बनेंगे, 90 दिन में बदउनवानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा वो सोशल जस्टिस का एक ऐसा निज़ाम दिखाया गया था जो कि हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसके साथ हो, शफाफियत हो, डोर स्टेप के ऊपर उनके मसाइल हल हों और जितने भी उनके इश्यूज़ हैं उनसे उनकी जान छूटे। लेकिन अगर हम बारी बारी देखें, आप गवर्नेंस के मामले पे इमरान खान साहब ने जो पहले वज़ीर आला सबसे पहले तो जब KP में लगाए थे वज़ीर आला जो हैं तो उस वक्त बड़ी तनकीद हुई परवेज़ खटक के ऊपर, लेकिन जब पंजाब में उन्होंने बुज़दार साहब को लगाया तो परवेज़ खटक बेहतर नज़र आने लग गए। अब जब गंडापुर साहब को लगाया तो अब बुज़दार भी उनसे बेहतर लग रहे हैं। तो खान साहब भी मुसलसल नर्व्स का इम्तहान ले रहे हैं। वहाँ के अवाम जब देखते हैं कि बाकी सूबों में जो है वो मेगा जो हैं वो वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं यहाँ, और वहाँ पे सिर्फ एक BRT ने ही लोगों की चीखें निकलवा दी थी, जहाँ पे अब भी ट्रेन जो बस है वो चलने के अलावा जल भी जाती है, रुक भी जाती है। और फिर वो जो मंसूबा था जो यहाँ कहा जाता था कि इस्लामाबाद की मेट्रो 4 करोड़ में 4 अरब में वो कह रहे थे असद उमर साहब के बन सकती है, वो अपने जब पेशावर में बनाते हैं तो वो 100 अरब क्रॉस कर जाती है, 125 अरब के करीब जाके बनती है। तो लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। फिर एहतजाजी सियासत को माइंड करते हैं
कि बजाय इसके कि आप अपने सूबे के अंदर जो है वो गवर्नेंस बेहतर करें। लॉ एंड ऑर्डर के इतने मसाइल हैं कि वहाँ पे हुकूमत की रिट जो जनूबी केपी है वहाँ पे बुरी तरह से चैलेंज हो चुकी है। लोग मजबूर हैं कि गैर रियासती अनासर के सामने भी वो उनके सामने भी उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। वहाँ पे भत्ता चल रहा है, वहाँ पे अगवा होते हैं, वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकती। उसके बाद आप देखें कि जो बुनियादी वादे थे सिविक इश्यूज़ को अगर आप छोड़ भी दें तो 12-13 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। एक बच्चा जो पहली जमात में अगर दाखिल हो, जी मैं भी उसी तरफ आता हूँ। देखिए 12 साल के अरसे का 12 साल के अरसे का मतलब है कि एक बच्चा जो पहली जमात में दाखिल कराया गया था वो उसने FA कर ली है, तो और ये थोड़ा टाइम भी नहीं है PTI की हुकूमत का कि हमने क्यों डिलीवर नहीं किया। तो देखें बुनियादी वजह यही है कि लोग ये समझते हैं कि तब्दीली के जो नारे जो लगाए गए थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन एक अहम बात मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा कि इन सारे जो खदशात हैं, जो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, ये इस सारे के साथ अगर ये सवाल भी पूछा जाता कि KP के अवाम वोट किसको देंगे, तो वो शायद ये सारी चीज़ें जो हैं बैड गवर्नेंस और ये अब वोट इसके ऊपर नहीं मिलता। अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या पंजाब हुकूमत अपने डेवलपमेंटल वर्क के ज़ोर के ऊपर वोट ले सकेगी, तो बहुत बड़ी आवाम का जवाब नफ़ी होगा। क्योंकि अब एक वक्त आया, देखें किसी वक्त जो है वो राइट और लेफ़्ट के उसमें वोट मिलता था, कभी लेबर के हुकूक के नाम पे वोट मिलता था, कभी जो है मेगा आपके डेवलपमेंटल वर्क्स जो होते थे उस पर वोट मिलता था। अब जो है राइट्स के ऊपर वोट मिलता है। जैसे आप देखें कि PTM पार्लिमानी सियासत में नहीं है, लेकिन KP की बहुत बड़ी जो है वो पार्टी है। अगर वो पार्लिमानी सियासत में आए तो वहाँ की असम्बली का नक्शा चेंज कर सकती है। इसी तरह आप महारंग बलोच को देख लें कि वो राइट्स की बात करती हैं और उन्होंने रिवायती सियासतदानों को जो है बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि KP के अवाम अगर वोट करने के लिए जाएंगे तो शायद वो, क्योंकि एक सेमी ट्राइबल समाज है ओवरऑल पाकिस्तान, तो वो वोट अपने उसी लीडर को ही करेंगे जिसको वो कहते हैं नहीं यूं भी था, इनसे हुकूमत ले ली गई थी, ये नहीं हुआ था। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहरहाल उनके अंदर एक महरूमियाँ हैं जिसका उन्होंने सर्वे में इजहार किया है और वो समझते हैं कि दूसरे सूबों में जिस तरह से काम हो रहा है इसकी वजह और ज़्यादा अहम हो जाती है ना, क्योंकि आसिफ जिस तरह आप भी निशानदेही कर रहे हैं, ये 10वां पॉइंट है समरी के अंदर ना, इसमें ये कहते हैं कि गंडापुर साहब से खुश नहीं है अवाम, उनको समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन उसके साथ ही समझते हैं 47% लोग कि इमरान खान अगर आ जाएं तो बिल्कुल उनको जो है ना गंडापुर की जगह लगा देना चाहिए। सलीम साफ़ी साहब, आप हमें ज़रा डायनामिक समझाइएगा खैबर पख्तूनख्वा के, आप अवामी सेंटिमेंट को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, ये क्या वजह है, ऐसा क्यों है कि पुरानी हुकूमत से मुतल्लिक तो ये कहा जा रहा है कि उनकी कारकर्दगी कदरे बेहतर थी, लेकिन ये जो नई हुकूमत है इससे नालान लोग नज़र आते हैं? नहीं, देखिए मेरे नज़दीक जो PTI की तीनों हुकूमतें रही हैं, तीनों की कारकर्दगी कमोबेश एक जैसी रही और तीनों पे एक जैसे इल्ज़ामात है। बल्कि जो मेगा करप्शन के स्कैंडल्स थे वो पिछले दौर पे सामने आए, मसलन BRT का स्कैंडल था या बिलियन ट्री का स्कैंडल था, इसी तरह और कुछ स्कैंडल्स। अब ये जो कोहिस्तान में 12-13 अरब रुपए के हड़प जो कर 40 अरब रुपए के हड़प कर जाने का मामला है, तो ये ज़्यादातर पिछले दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दौर में भी करप्शन की बातें बहुत हो रही हैं, इल्ज़ामात बहुत लग रहे हैं और गवर्नर के लेवल पे वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बार बार लगा रहे हैं। तो इस दौर में भी, लेकिन असल वजह जो है कि आवाम को डिलीवर नहीं कर सकते, तो अली अमीन गंडापुर की तवज्जो वो अपनी हुकूमत की तरफ ना होने के बराबर है। एक तो ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त वो पार्टी लीडर भी बन गए हैं और एहतजाज का मामला, एहतजाज करना है या नहीं करना है, उसके लिए लाहौर में इजलास होगा, उसके लिए इस्लामाबाद में इजलास होगा, तो अली अमीन गंडापुर का ज़्यादातर टाइम इधर लग जाता है। दूसरा, पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात है, तो ख़ुद पार्टी के अंदर से भी अली अमीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा हो रहा है और अली अमीन ने भी अपने वज़रा बनाने में और ओहदे देने में अपने पसंद नापसंद से काम लिया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वोट उनको क्यों पड़ता है, तो वोट इसलिए पड़ता है कि उनके लिए एक खला है। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल बुला दिया है और अपने आप को अमलन उसने पंजाब की पार्टी बना दिया है। उसकी सारी तरजीहात का मरकज़ और महवर वो पंजाब है। वरना तो मौजूदा आप ब्यूरोक्रेसी के अहम ओहदों में
या वज़रा में आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी कितनी है, वो ना होने की बराबर है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सिंध तक महदूद कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी हाथ पांव मारती है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी का भी ये मसला है कि एक तो उनको टेररिज्म का सामना है और वो उनको बड़े मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इसी तरह खुदकुश हमलों का ख़तरा रहता है, पहले भी उन पे हुए हैं, तो उनके लिए भी ज़्यादातर ओपनली वहाँ पे एक्टिविटीज़ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो बुनियादी चीज़ है वो एक तो ये है कि कोई मुतबादिल नहीं है, और दूसरा इस सर्वे में उस एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ठीक है मसला उनकी बेरोज़गारी भी है, गुर्बत भी है, ये सारी चीज़ें भी है, लेकिन इस वक्त जो टॉप का मसला है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का वो टेररिज्म का है और वो मिलिटेंसी का है। सर वैसे और इसमें डिस्कस किया गया है। हाँ हाँ, और उसकी तरफ किसी भी ना वफाकी जमातों की उसकी तरफ कोई ख़ास उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, सिर्फ उस पर सियासत करते हैं, और न सूबाई जमातों में ये सलाहियत है कि उसका कोई हल निकालें। अच्छा सलीम साफ़ी साहब, एक और चीज़, हालांकि बड़ी ये निटी-ग्रिटीज़ में जाना हो जाएगा, ये बताया गया सर्वे में कि तरक्की के एतबार से हज़ारा डिवीज़न की तरक्की और सहूलियात सबसे आगे हैं वहाँ पे कारकर्दगी, और साउथ केपी बहुत पीछे है। इसकी वजह क्या है? हाँ, ये तो खैर एक तो हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं तो जिस इलाके से वज़ीर आला आता है तो वो फंड्स का रुख उसी तरफ कर लेता है। तो जो ज़्यादातर हज़ारा डिवीज़न में, चूँकि सरदार मेहताब का ताल्लुक वो हज़ारा डिवीज़न से था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड्स डाइवर्ट किए थे हज़ारा डिवीज़न की तरफ। फिर जब गवर्नर थे और चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, तो उनके दौर में भी ज़्यादा फंड्स का रुख जो था वो हज़ारा डिवीज़न की तरफ रहा। पेशावर वैली से चूँकि वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आला आते रहे, या मलाकंड से भी पिछली मरतबा महमूद ख़ान साहब आ गए, तो उन्होंने अपने इलाक़ों को ज़्यादा तवज्जो दी। फिर जुनूबी अज़ला जो हैं, जनूबी अजला से सिर्फ पहले अकरम दुरानी साहब वज़ीर आला बने थे और अब अली अमीन साहब वज़ीर आला बने हैं, और अब नेचुरली अली अमीन साहब की ज़्यादातर तवज्जो तरक्याती कामों के लिहाज से DI खान की तरफ है। अच्छा सर, ये जो आपने वोटिंग ट्रेंड की बात की ना, बड़ी अहम है, इसके ज़रा कंपैरिजन्स भी हो रहे हैं मरीम नवाज़ के साथ, इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। मैम आप कहिएगा, आपको वजह क्या लगती है? क्या आप समझती हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है जो सर्वे है, और आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या स्टैंड आउट की बात है इसमें? देखिए लीना, ज़मीनी हक़ाइक़ के तो मुताबिक ही है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात करें, आप उधर जर्नलिस्ट से बात करें, जैसा साफ़ी साहब तो हमें बताते रहते हैं आए दिन कि उधर के क्या मसाइल हैं। एक फरजाना अली साहब हैं, बहुत ही सीनियर उधर की जर्नलिस्ट भी हैं खैबर पख्तूनख्वा की। मैं उनको एक शो पर भी सुन रही थी और फिर मैंने उनसे बात भी की, तो उन्होंने भी जिन चीज़ों की निशानदेही की, देखिए सबसे बड़ा मसला है, अभी साफ़ी साहब भी कह रहे थे, सिक्योरिटी और टेररिज्म का। अलीना, एक सूबा जिसके अंदर यानी आधे सूबे के अंदर आप अगर 4 बजे के बाद या असर के बाद आप निकल नहीं सकते, वहाँ पर अगर तालिबान जो हैं उनका ही जोर चलता है, वो दंदना रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि उस सूबे के लोग जो है वो किस तरीके से कहीं आगे बढ़ सकेंगे, काम कर सकेंगे। आप ये देखिए अलीना, हमने यहाँ पर पहले कुरम कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, जो वहाँ पर एक सेक्टेरियन इशू था। कुरम का इशू अभी तक प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ। फिर आप देखें कि ये खाली कुरम की बात नहीं है, वहाँ पर ये पता ही है, साफ़ी साहब को भी पता होगा, बाकी भी उधर अगर आप सहाफ़ियों से बात करें, वो कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो साल हो गया ऑलमोस्ट कि वो अपनी नौकरियों तक नहीं दूसरे इलाकों में जा पा रहे, क्योंकि एक सेक्टेरियन इशू आ जाता है, उनके नामों से वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फरजाना भी इसके बारे में बात करी थी, तो ये कितना बड़ा इशू है, इस मामले को भी रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, फिर आप देखें बाजौर में अभी क्या हुआ है, उसके अलावा वैसे आप सवाल करते भी देख लें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाइलें बाकी, तो ओवरऑल एक सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा मसला है लीना, कि वहाँ पर लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। फिर एक और बात जो है वो ये, जहाँ तक आप गवर्नेंस की बात करें, ये तीसरी गवर्नमेंट है PTI की, और हम यहाँ पर
बेतहाशा बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि वो महमूद खान की गवर्नमेंट हो, वो परवेज खट्टर की गवर्नमेंट हो, यहाँ पर बड़े बड़े जो मेगा स्कैंडल्स BRT हो, वो मालम जब्बा हो, वो उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें सामने आई थी, तो उस पर अगर बात करें तो वहाँ के सहाफ़ी ये कहते हैं कि जब हम वज़ीर आला साहब गंडापुर साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये मेरे दौर के नहीं है। हालांकि ये PTI की गवर्नमेंट थी, बेशक वो वज़ीर आला नहीं थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो वो कहते हैं कि ये हमारे 15 महीनों की नहीं है, ये पिछले 2 CMs के, तो इसका फिर वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो ट्रांजिशन स्मूथ होनी चाहिए थी, पूरी उन्हीं की हुकूमत है। नहीं, लेकिन अलीना पार्टी तो उन्हीं की है ना, वही ना, ट्रांजिशन स्मूथ होनी चाहिए थे ना पूरी की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ कि देखिए पार्टी तो उनकी है, तो अगर उधर अगर लोग ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरीज नहीं है, अगर लोग कह रहे हैं पार्क्स नहीं है, अगर लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में उनको सेहत की एक्सेस नहीं है, बाकी चीज़ों की बात हो रही है, तो मुझे ये बताएं कि वो किसकी जिम्मेदारी थी? 12 साल से किसकी गवर्नमेंट है उधर? एक PTI की गवर्नमेंट है ना, तो वो एक इशू है। अच्छा, फिर ये है कि PTI के लोगों से, जिस तरह जो फरजाना जो है वो बात करी थी कि उन्होंने डेरा इस्माइल खान का नोहा जो है वो वज़ीर आला साहब के सामने पढ़ने की कोशिश की। उन्हें कहा कि देखें वहाँ पर ये इशूज़ है कि इंडस हाईवे नहीं है, हॉस्पिटल्स के इशूज़ हैं, बाकी जिस तरह उन्होंने, तो उन्होंने कहा मैं पूरे सूबे का वज़ीर आला हूँ, मैं जाऊँ एक जगह करनी है। लेकिन जहाँ का वो वोट लेकर आए हैं, वो वहाँ के साफ़ी यही कहते हैं कि जिस जगह से उन्होंने वोट लिया अपने हल्के में, तो काम करे, और वो फिर बाकी भी किस तरह से, बाकी सूबे के अंदर भी किस तरह से फोकस होगा। एक चीज़ जो PTI के अंदर जो कहा जाता है वो ये कि PTI के जिस भी शख्स से बात की जाए तो वो कहते हैं हमें तो इस तरह वोट मिला ही इसलिए है कि इमरान खान की रिहाई हो। यानी कि आप देखें कि ओवरऑल अगर PTI के लोगों के जो फोकस है वो है कि जी खान साहब की रिहाई, यानी कि बजाय इसके कि गवर्नेंस और दूसरे इशूज़ पर हम ये बात करते हैं कि अगर आपने इन्हीं इश्यूज़ के अंदर फंसे रहना है तो फिर सिक्योरिटी, टेररिज्म, गवर्नेंस, ये चीज़ें कैसे होंगी, ये मामला कैसे चलेंगे आगे। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू है जो अभी आसिफ भी बात कर रहे थे, आसिफ ने कहा कि राइट्स के ऊपर जो है वो वोट मिलते हैं। देखिए, एक तो खान साहब की मकबूलियत है, खान साहब की मकबूलियत के ऊपर बिल्कुल अभी भी ऐसी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में आप अभी भी सर्वे करा लेंगे तो उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा, और वोट उनको शायद दोबारा भी मिले। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब कारकर्दगी से ज़्यादा नैरेटिव पे वोट मिलता है, नैरेटिव बिल्डिंग। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव करने में चाहती हूँ हम इसके ऊपर एक सेपरेटली पूरा राउंड करें, बिकॉज आई फील कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम बयानिए के ऊपर वोट दें, लेकिन फिर हम ये भी राय देते हैं कि जी काम तो हो नहीं रहे हुकूमत के, तो ये अनरियल एक्सपेक्टेशन, ये किस तरह से बैलेंस करेगा दोनों। बट बिफोर दैट मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, वजह क्या है मौजूदा हुकूमत में ख़ास तौर पर एतमाद की कमी आने में अवामी आरा में? नहीं, ये जो आपने सवाल किया इसका मतलब ये है कि मैं गैलप सर्वे को दुरुस्त मान लूँ। सर आप नहीं मान रहे? नहीं, मैं तो बिल्कुल, इसलिए कि मैं उस पर जजमेंट दे नहीं सकता ना। क्यों? पहली इसलिए कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है सच। मैं तो एज एन आउटसाइडर देखूँगा ना उस चीज़ को, और मैं किस तरह देखूँगा। मैं देखूंगा जी, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो 2008-13 में आई, तहरीक इंसाफ की पहली मरतबा गवर्नमेंट आई तहरीक इंसाफ की, उसके बाद 2018 में आई तो 2013 से ज़्यादा वोट उसे पड़े। यानी 2013 में कोलिशन पार्टनर थी, 2018 में 2/3 मेजॉरिटी आई, और वो चीज़ उसने रिटेन किया। अब उसके बाद 2018 में मज़ीद उनको कामयाबी मिली, फिर 2024 में भी कामयाबी मिली। तो वो जो इलेक्टोरल पैटर्न है तहरीक इंसाफ का, वो तो उसको तहरीक इंसाफ को ऊपर दिखा रहा है। अच्छा, उसकी वजूहात क्या, मैंने जानने की कोशिश की। तो जो पहली परवेज़ खट्टर साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त पुलिस ऑर्डर 2002 आया, और पुलिस ऑर्डर 2002 इन्फोर्स हुआ, और उस वक्त जो नासिर दुरानी मरहूम IG थे, उनके बारे में तमाम लोगों का ये ख्याल था कि उन्होंने उस पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और पुलिस को एक ऑटोनमस बॉडी बनाने के हवाले से बड़ा अहम रोल प्ले किया उसमें। जो उसके बाद चीज़ें नज़र आईं, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उससे पहले कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक पार्टी की यानी कंसेक्यूटिवली कोई पार्टी कभी भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुई। ये तहरीक इंसाफ की पहली गवर्नमेंट थी जिसने कंसेक्यूटिवली, अब तो हैट्रिक कर ली उन्होंने। उसकी एक वजह लोग बताते हैं सेहत कार्ड, और सेहत कार्ड जो है वो बहुत से लोगों से मैंने उधर मालूम भी किया, तो उन्होंने कहा उसके असरात पड़े पॉजिटिवली, इसलिए कि जहाँ बेरोज़गारी हो, जहाँ इतनी वो गुर्बत हो, और अब वो जा रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, लोगों की इंश्योरेंस वगैरह के लिए। ये जो वो चीज़ें हैं, इस चीज़ का एक आम आदमी के उधर के अगर ये इन्फोर्स्ड हो रही हैं सही मानों में, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उसको
बाकी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें रोज़गार नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें ये डायरेक्टली उसको अफेक्ट करती हैं, ये डायरेक्टली उसे हेल्प आउट करती हैं कि अगर उसने शनाख्ती कार्ड दिखा दिया और शनाख्ती कार्ड ही उसका सेहत कार्ड बन जाता है तो और उसको 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है तो उसके लिए तो ज़ाहिर है एक आम आदमी के लिए तो बहुत अच्छी वो है उसमें। जहाँ तक बाकी मामलात हैं जैसे करप्शन के मामलात हैं जी, करप्शन के मामलात खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा से रहे हैं और ज़्यादा संजीदा रहे हैं केपी की हुकूमत में। और इसमें बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने जब वहाँ कमीशन को जो था वो उसको ख़त्म कर दिया था एहतसाब कमीशन को, तो उस पर बहुत क्रिटिसिज्म आया था इस हवाले से। उसमें बीआरटी के हवाले से मुझे पता है बीआरटी, क्योंकि उस ज़माने में जो बीआरटी के वहाँ कैंटन उधर के बोर्ड के वो थे उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही स्ट्रेंज कॉन्ट्रैक्ट और उसकी जो ट्रांजेक्शन सारी हुई वो बहुत कंट्रोवर्शियल है बीआरटी उसमें, जिसमें साउथ अफ्रीकन बैंक्स के में ट्रांजिशंस और गारंटी और वो गारंटी मनी जो है वो आई भी नहीं, ये सारी चीज़ें रही हैं उसमें। बिल्कुल इसी तरह दूसरे शोबों में, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी की मेरे नज़र में कि अगर उस सब के बावजूद केपी में पीटीआई गवर्नमेंट मुसलसल जीत रही है और हमें नहीं पता कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या होगा। अब ये सर्वे के मुताबिक तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो पीटीआई को अफेक्ट होना चाहिए, पीटीआई की पॉपुलैरिटी नीचे जानी चाहिए। अच्छा, ये सवाल है, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है जो आपने भी पूरा अपना तज्जिया किया। कारकर्दगी से लोग नाखुश हैं, लेकिन आपने जिस तरह कहा अगर वोटर ट्रेंड को देखें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही आया है। अभी हालिया इलेक्शन को भी अगर देख ले, ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, इसकी वजह क्या है और क्या इससे ऐसा अखज़ किया जा सकता है हालिया सर्वे से कि इस वोटर पैटर्न में अब कोई तब्दीली आने वाली है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा इसके ऊपर ब्रीफली राय शेयर करेंगे अपने तज्जियाकारों की। खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी, हुक्मरानी और करप्शन के ऊपर जो गैलप पाकिस्तान का सर्वे आया है, इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा हमारा जारी है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक आप लोगों के तज्जियों से ही सवाल निकला है सलीम साफ़ी साहब। क्या वजह समझते हैं कि लोग कारकर्दगी से नाखुश हैं? समझते हैं कि ओवर द ईयर्स गिरी भी है, ख़ासकर इस हुकूमत या इस वज़ीर आला के अंडर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं? क्या आप समझते हैं अभी भी यही रुझान है वोटर्स का, या फिर आप समझते हैं कि इसमें तब्दीली आएगी वोटिंग पैटर्न के हिसाब से भी? देखिए, पाकिस्तान कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जिनके वोटर बाशऊर हो और वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट दे दें। किसी हद तक पंजाब में लोग कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देते हैं, लेकिन मसलन आप देख लें कि जनूबी ये अंदरूनी सिंध कितने अरसे से पीपल्स पार्टी चली आ रही है। अब उसको जो वोट पड़ता है तो वो तो कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं पड़ता। तो इसी तरह यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी एक तो ये है कि लोगों के पास मुतबादिल नहीं है, और दूसरा लोगों का असल जो हीरो होगा जिनको वो लोगों की असल ज़रूरत इस वक्त नंबर 1 पे अमन है, और अमन के लिए जो अगर कोई डिलीवर कर सके तो वो उसकी तरफ जाएंगे। और इसी अमन की तलाश में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने किसी ज़माने में MMA पे वोटों की बारिश की थी, इसी तरह किसी ज़माने में फिर उन्होंने ANP को वोट किए, उनको बेतहाशा वोट मिले, और फिर PTI को भी इसी उम्मीद पे वोट मिले थे। और अभी भी, लेकिन जो लीडर की मकबूलियत है, एक पार्टी की मकबूलियत है और एक लीडर की मकबूलियत है, तो पार्टी की मकबूलियत में बहुत कमी आई है उनके अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आई है। अच्छा, मेरा तो ये भी, वैसे महमूद साहब पहले कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं सवाल करती हूँ अपना। जी मैं भी हाँ जी ज़रूर, मैं आपके पास आ रही थी महमूद साहब। नहीं, देखिए वो जो अभी साफ़ी साहब बात कर रहे हैं, देखिए इशू क्या है। इशू ये है कि हम ये कहना माजरत के साथ कि सियासी शऊर की बात है, तो सियासी शऊर का तो हमेशा मुजाहरा किया लोगों ने। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है
कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासी रवायात ये रही है कि वो नई नई पार्टियों को वोट देते हैं। अच्छा, आप इसको सियासी शऊर पुट करते हैं महज साहब, लेकिन महमल अभी जैसे हम बात कर रहे थे, मुझे सवाल मुझे जवाब मेरा ख्याल है मैं जवाब कंप्लीट जल्दी से इसको आगे अगर ले जाए, चलिए आप कंप्लीट कर लें। नहीं, मैं तो सिर्फ एक, देखिए ये क्वेश्चन सियासी शऊर का नहीं है। अच्छा, चीज़ ये है कि हम किस चीज़ को जज करते हैं। हम फाइनल, अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, तो अगर कोई पार्टी जीतती है इलेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि क्या लोगों ने सियासी शऊर का मुजाहरा नहीं किया। हम लोगों के शऊर को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? ठीक है, देखिए पार्टी की कारकर्दगी, JUI तमाम खैबर पख्तूनख्वा की पार्टियों को उन्होंने वोट दिया, उनको गवर्नमेंट में लेकर आए, उसके बाद उन्होंने तब्दीली कर दी। ओके, अच्छा, ये अब मेरा सवाल है ना कि अगर एक तरफ लोग ये शिकवे शिकायत करते हैं कि कारकर्दगी नहीं है और वो चाहते भी हैं बेहतर सहूलियात, बेहतर कारकर्दगी, बेहतर अमन व अमान, लेकिन फिर वो ये गिला करते हैं कि जब हम शख्सियात को वोट देते हैं या हम पॉपुलर बयानिए के ऊपर वोट देते हैं तो काम नहीं होते। तो फिर महमल इसको क्या कहेंगे अगर सियासी शऊर ना कहें तो? निकली ना, पहली चीज़ तो ये है कि हमने देखा, अगर आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे तो PTI की दूसरी जो गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो फेज़ 1 के अंदर आप देखिए कि बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स थे, हालांकि उनकी अपनी गवर्नमेंट थी। और वो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स क्यों थे? क्योंकि उनकी गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर लोग गैर मुतमईन थे। उनके बहुत सारे जो है वो करप्शन के स्कैंडल्स भी सामने आए थे, उस वक्त भी आए थे, और अब तो खैर अब भी उसके ऊपर जो हो रहा है वो चीज़ हो रही। तो गवर्नेंस के ऊपर तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं। फिर क्या हुआ अलीना, कि फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला ये सारा जब वो चीज़ हुई तो एक बयानिया बनाया गया, और क्या बयानिया बनाया गया? एंटी अमेरिकन। एक ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट है, ये काफ़ी चीज़ ये चलती है वहाँ पर। एक और फिर एक ओवरऑल भी अगर आप नैरेटिव देखें, खाली खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी कि हम यहाँ बात करें कि पंजाब के अंदर फिर भी शायद लोग कारकर्दगी पे देते नहीं। बुज़दार साहब की हुकूमत के बाद अगर पंजाब में फिर भी जो PTI को वोट पड़ा है वो कारकर्दगी पे नहीं पड़ा, वो इमरान खान साहब के बयानिया पे पड़ा है। वो एक वो वाला बयानिया जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर बनाया गया, कैसे उनकी हुकूमत की, सारा कुछ जो हमारे सामने है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस भी हो चुकी है। तो बयानिए के ऊपर वोट पड़ा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट गवर्नेंस के खिलाफ, यानी कि बुरी गवर्नेंस के खिलाफ पड़ रहा था, लेकिन फिर बयानिया हावी आ गया जब हालात बदले। तो एक ये बहुत बड़ा है। मैं यही फर्क समझना चाहती हूँ, मैं यही फर्क समझना चाहती हूँ कि फिर लोग क्यों गिले शिकवे करते हैं। फिर तो अपेरेंटली उनको होना चाहिए कि भाई हमारे लीडर को रिहा नहीं करवाया, इसलिए ये हुकूमत हमें पसंद नहीं है। तो जायज है ना, अगर वोट आप किसी को दे भी दें और आप उनसे नहीं भी मुतमईन, लेकिन वोट देने का पैमाना, लेकिन वोट देने का पैमाना जो था वो गवर्नेंस नहीं था। फिर अगर यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर वोट देने का पैमाना कुछ और था, एक्सपेक्टेशन ये थी कि विफाक के अंदर इमरान खान की हुकूमत आएगी या इमरान खान की रिहाई होगी या फिर स्टेटस को तोड़ा जाएगा, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आसिफ, मैं समझता हूँ कि KP के अवाम भी बिल्कुल बाशऊर हैं, और मैं समझता हूँ कि वो भी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब राइट्स का और जो बयानिया है ये ज़्यादा बिकता है। मुझे बताएं ना, पेशावर से इख्तियार वली क्यों जीते थे? नून लीग के टिकट पे जीते थे, इमरान खान साहब की हुकूमत में जीते थे। देखिए, एक बयानिया था, नवाज शरीफ का बयानिया था। नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में सारे ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे थे, और पेशावर में भी इख्तियार वली वाली वो जो नशिस्त है वहाँ से जीते, और वहाँ पे सूबाई हुकूमत जो थी वो PTI की थी, और मरकज़ में भी हुकूमत PTI की थी। ठीक है ना, वो इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। तो साफी साहब, मैं इसको जरा सवाल को खोल के आपके पास लेके आऊँ। जी आसिफ, प्लीज़ एक जुमले में अगर आप रैप कर सकें इसको तो। नहीं, आप प्लीज आप सवाल करें। आप एक जुमले में रैप कर दें। माज़रत, हमारा टाइम बड़ा कम होता है तो जरा कंसाइज रखना होता है। जी मैं उन्हीं के पास जाए। जी आसिफ, देखें, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे याद है कि 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्लिमानी पार्टी यहाँ कौमी असम्बली में टिकट के वादे पे मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए तैयार थी। ठीक है, उस वक्त उनके पास कोई बयानिया नहीं था, कोई जवाब नहीं था। फिर एक बयानिया बनाया गया कि हमें इक़्तिदार से निकाला गया है, गलत तरीके से निकाला गया है, एक बयानिया बिल्ड किया गया और उसके तहत वोट लिया गया। ना पहले गवर्नेंस पे वोट लिया गया। अगर गवर्नेंस पे वोट पड़ता तो शायद काफ लीग ने जितने काम किए थे वो अभी पंजाब से वो पंजाब चला रहे होते हैं अभी। सलीम साफी साहब, ऐसा वैसे क्यों है पाकिस्तान के अंदर, अगर विफाकी सतह पर देखें या फिर सूबों में देखें, बयानिए के ऊपर वोट मिलता है? हम हमेशा ये तो कहते हैं कि हमारे लिए काम नहीं किया हुकूमतों ने, डिलीवर नहीं किया हुकूमतों ने, लेकिन फिर बाद में हम बयानिए के पीछे ही जाते हैं और जब वोट देने की बारी आती है तो उसी को हम प्रेफर करते हैं। जी, यही मैं अर्ज़ कर रहा था। शायद मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिससे ये मतलब लिया गया कि मैंने KP के लोगों को के सियासी शूर को कोई कम समझा है या उसको कम करार दिया है।
नहीं, ये बात दुरुस्त है कि केपी में चूंकि जागीरदारी निज़ाम नहीं है, तो केपी में निस्बतन लोग आज़ाद हैं और वहाँ पे सियासी शूर ज़्यादा है। और जिस तरह मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे कि उन्होंने हर पार्टी को आजमा लिया, एक पार्टी आ गई, अगर उसने डिलीवर नहीं किया तो फिर दूसरी मरतबा उन्होंने उसको इक़्तिदार नहीं दिलवाया, तो ये उनके सियासी शूर की अलामत है। लेकिन असल बात वही है जो मैमल कर रही है कि लोग बयानिए की बुनियाद पे वोट देते हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट सर, मैं नहीं आप देते। लोगों से यही तो वजह समझ रही हूँ ना, आप लोगों ने ये बिहेवियर क्यों है, ये पैटर्न क्यों है पाकिस्तान में? देखिए, एक सेकंड साहब, देखिए, मैमल बस एज ब्रीफ एज पॉसिबल। हाँ देखिए अलीना, बात ये कारकर्दगी पे एक ज़माने में वोट पड़ता था। 2013 में अगर नून लीग को वोट पड़ा था तो वो कारकर्दगी की वजह से पड़ा था। 2018 में भी उनको वोट पड़ा था, वो चले ट्रांसलेट नहीं हुआ, एक अलग बात है, वो कारकर्दगी के ऊपर पड़ा था। मसला ये कि उसके बाद से ट्रेंड बदला है और हमने देखा है कि ये जिस तरीके से गलत बयानिया के ऊपर, यानी कि जो फैक्चुअली इनकरेक्ट बातों के ऊपर जो बयानिया बनाया गया और जिस तरीके से लोगों के इमोशंस और उसको वो किया गया राइलाप, और उसकी वजह से जो मकबूलियत है, अब अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत जो है ना वो उसकी नज़र होगी नैरेटिव बिल्डिंग की। अब हमारी कारकर्दगी ठीक है, सॉरी, गॉट योर पॉइंट। देखिए, दो बातें, एक तो ये कि जैसे अभी साफ़ी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो रूरल सिंध में क्यों जीतती है। रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी इसलिए जीतती है कि चैलेंजर्स नहीं है। किसी ने चैलेंज किया पीपल्स पार्टी को जाके रूरल सिंध में? no. किस तरह? तो जब आपके ऑल्टरनेट नहीं होगा तो सिंध का तो ये मसला है, जब तक कोई पार्टी जाके वहाँ सही मानों में पॉलिटिक्स नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी को चैलेंज नहीं करेगी। वैसे कराची में किया था, लेकिन कराची में भी फिर हमने देखा लोकल बॉडीज में। केपी में देखिए, केपी में जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह क्या बनी? सबसे पहली वजह बनी कि PMLN और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे उन्हें ये लगा कि पीपल्स पार्टी, PMLN और ANP ये ऑपरेशन के हक़ में थे। ठीक है। इमरान खान ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थे। तो वहाँ जनरली, क्योंकि आप ऑपरेशंस के हवाले से जो आज भी इश्यूज़ हैं कि उन्होंने कहा जी इतना ऑपरेशन किया, उसके बावजूद हमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उस चीज़ को उन्हें वो मिला। उसके बाद वहाँ दो मरतबा, एक मरतबा MMA की हुकूमत रही, फिर पीपल्स पार्टी ANP इनकी मुश्तरका हुकूमत रही, तो उन्होंने दोनों अलायंसेस तकरीबन 4 पार्टियों को मौके दिए 2002 से लेके 2013 तक। ठीक है सर। फिर 2013 में उन्होंने PTI को उस तरह ANP, PMLN और पीपल्स पार्टी और JUI पॉलिटिकली काउंटर नहीं कर सके उनके उस बयानिए को। ओके, ठीक है जी। टू सम इट अप, क्यों अवामी एतमाद में खैबर पख्तूनख्वा में कमी हो रही है? हमारे तजियाकार ये समझते हैं कि सबसे बड़ा मामला सिक्योरिटी, अमन व अमान, इसके ऊपर जो लोगों के खदशात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, इसकी वजह से बुनियादी तौर पर। और फिर मौजूदा जो हुकूमत है उसकी सूबाई हुक्मरानी पर अदम तवज्जो ही भी एक बड़ी वजह है। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आप लोगों के सवालात। वेलकम बैक। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे पहला सवाल। हुकूमत ने FC को फ्रंटियर कोर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी फोर्स में बदलने का फैसला किया है, यानी अब ये पूरे मुल्क में इसके इख्तियारात हो सकेंगे। ज़रा हमें समझाइएगा कि कैसे काम करेगी अब जब विफाक के मातहत होगी और इसके इख्तियारात क्या क्या होंगे? देखें, इसमें अभी बहुत सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने बाकी हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो FCs होती थी या रेंजर्स होते थे, ये नॉर्मली हम जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके थे वहाँ पे लगाते थे, जिसमें हमारे पास एजेंसीज़ थी। लेकिन अब देखें, एजेंसीज़ जो हैं उनको बाज़ाब्ता हमने ज़म कर दिया है KP सूबे के अंदर। फिर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका इस्लामाबाद का है और वहाँ पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर का एक सिस्टम मौजूद है। पुलिस है, IG पुलिस से लेकर नीचे तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलहदा से भर्ती होती है। फिर हमारे पास इस्लामाबाद में भी यहाँ पे FCs हैं, यहाँ पे रेंजर्स हैं। तो और फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि जब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका कम हो रहा है और फिर वफाक पहले ही जो है महकमों को कम कर रहा है, बाकायदा बहुत सारी वजारतें ख़त्म की जा रही हैं, बहुत सारे डिवीजन्स ख़त्म किए जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई मैटर है, तो फिर मरकज़ में क्यों एक नया महकमा जो है वो पैदा किया जा रहा है जबकि उसकी पूरा साल ज़रूरत भी नहीं होगी? तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने हैं। माजी में हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर रेंजर्स बुलाए गए या बहुत सारी जगहों पर फेडरल से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी बुलाई गई उसने पुलिस के पैरेलल एक निज़ाम खड़ा किया। कराची के अंदर आप देख लें कि जो सूरत हाल है, तो लोग भी इसको पसंद नहीं करते, सूबाई हुकूमत सर। तो आप विफाक में बैठे हैं, थोड़ा सा इस फैसले की वजह बताइएगा, क्यों ये फैसला किया गया कि इनको विफाकी इख्तियारात या विफाक अब के मातहत करेंगे?
मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला जिस दिमाग ने भी किया है ये फेडरल के इख्तियारात बढ़ाने के लिए किया गया है। सूबों के अंदर अगर आप ये भेजेंगे, देखें वैसे तो आप भेज नहीं सकते, रिक्विजिशन होती है, लेकिन रिक्विजिशन सम टाइम जो आ जाती है तो उसके बाद फिर ये वापस नहीं आते। जैसे रेंजर्स कराची जो गई थी तो 90 दिन के लिए गई थी, इसी तरह चंद माह के लिए अगर भेजा जाता है तो फिर वापस नहीं आते। और तो फेडरल बेसिकली ये फेडरल की तरफ से सूबों के ऊपर एक, मैं इसको समझता हूँ कि एक एक्स्ट्रा जो है एक उनके मामलात में मुदाखलत वाली बात है। सर क्या ये 18वीं तरमीम के अगेंस्ट है? मैं बुनियादी तौर पर इसको 18वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट समझता हूँ। सूबे के का मैटर होता है लॉ एंड ऑर्डर, उसके अगेंस्ट समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा फंड जो रखा जा रहा है और नई भर्ती की जाएगी, पूरा एक इदारा खड़ा किया जाएगा, ये वसाइल का ज़िया है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फेडरल की जो पावर है उसको मनवाना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी साहब हमें बताने के लिए। महमल से करते हैं अगला सवाल। महमल, पंजाब में भी इसी तरह से एक इन्फोर्समेंट के लिए अथॉरिटी कायम हुई है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। पंजाब हुकूमत ने अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए ये अथॉरिटी कायम की है, इदारा बनाया है। कहा यह जा रहा है महंगाई, नाजायज़ मुनाफाखोरी, दीगर कानूनी खिलाफ वर्जियों पर यह एक्शन लेगा। आप क्या समझती हैं, क्या कुछ बदलेगा इससे या फिर एक और नया दफ्तर कायम कर दिया गया है, एक और नई अथॉरिटी बना दी गई है? देखिए लीना, पाकिस्तान के अंदर जो मसला होता है कि जो इस तरह के जब प्रोजेक्ट्स या कोई चीज़ शुरू होती है, जब भी कोई नई हुकूमतें आती हैं वो अपने इस तरह के कंप्लेंट सेल या कोई इस तरह की चीज़ स्टार्ट करते हैं, उसकी बड़ी हाइप भी होती है, शुरू में उसके ऊपर बड़ी तवज्जो भी दी जाती है। लेकिन बाद में क्या हम देखते हैं कि जब वो हाइप वगैरह ख़त्म हो जाती है या प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं तो उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती उसके अंदर। तो मेरे लिए जो चीज़ बहुत अहम है, हमने यहाँ पर देखा है वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल भी होते हैं, बने हैं, सारा कुछ हुआ है, शुरू में बड़े अच्छे काम भी उनके थ्रू हुए हैं और भी बड़ी इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो बाद में किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ। बाद में आप कॉलें भी करें, बाद में आप शिकायत भी करें तो कोई उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं होती। कंसिस्टेंसी चाहिए। जो भी चीज़ हुकूमतें बनाए, वो कोई भी हुकूमत हो, पंजाब हो या कोई और हो, वो उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट भी करे और ये कि उसको जारी रखें। ये ना हो कि ये एक चीज़ बनी है और 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद आपको पता ही नहीं कि इसका क्या हुआ। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब मेरे दिल का सवाल भी सुन ले, इतनी हमारे पास अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, इतनी हमारे पास पुलिस हो या मज़ीद उसके पैरेलल फोर्सेस हों मौजूद हैं, क्या उनके रहते हुए पंजाब में इस मज़ीद अथॉरिटी और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत थी? देखिए लीना, वो तो मैं जैसे कहा कि जैसे जैसे नई हुकूमतें आती हैं, हर कोई अपना एक नई चीज़ जो है ना, अपना नया प्रोजेक्ट या वो कहते हैं कि जो जिसके ऊपर उनका लोगो लग जाए या उनकी वो कि जी हमारी तरफ से लॉन्च किया गया, वो करते हैं। कई बार नहीं भी ज़रूरत होती। आप सही बात कर रही हैं कि अगर जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करा दिया जाए, उन्हीं को बेहतर बना दिया जाए, उन्हीं अथॉरिटीज़ को ज़्यादा ताकतवर एम्पावर कर दिया जाए तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जो भी हुकूमत आती है उसको एक अपना वो चाहिए होता है, क्रेडिट भी, और हम कोई चीज़ करें। लेकिन जो अगर कर भी रहे हैं और लोगों की बेहतरी के लिए अगर करना भी चाह रहे हैं तो प्लीज इसको इम्प्लीमेंटेशन भी रखें, कंसिस्टेंट भी रखें। देखिए ना लीना, एक सर्विस में इसलिए कहना चाहूंगी कि पंजाब में आपको पता है कि रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 है, चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में शुरू हुई थी। वो इतनी अच्छी सर्विस है और वो आज तक वो बंद नहीं हुई, वो चल रही है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी भी है और एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें मेरे ख्याल में वो होनी चाहिए, उनके ऊपर एक रिलीफ का इदारा था ये ऑलरेडी नहीं, वो तो मैं वैसे उसकी बात एग्जांपल ये दे रही हूँ कि दूसरी गवर्नमेंट्स के भी पुराने प्रोजेक्ट्स भी जो चलते रहे। ठीक है, मैं क्वेश्चन जैसे हमारे पास पंजाब में वैसे एक पुलिस फोर्स है, फिर हमारे पास इनकी जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी बड़ी तगड़ी है, फिर डॉल्फिन फोर्स है, फिर और पता नहीं कौन कौन सी 400 फोर्सेस है। एग्जैक्टली, वो नाम भी भूल जाते हैं इनके। उसके ऊपर अब ये भी एक पैरा फोर्स आ गई है। सलीम साफी साहब से सवाल करते हैं। साफी साहब, आपसे पूछा गया ये जो गैलप सर्वे अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले सवाल में, साफी साहब इसके मुताबिक 47% खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का मशवरा दिया है और 50% अवाम ने इस राय का इजहार किया कि मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी है वो गंडापुर साहब से बेहतर है। तो क्या इन दोनों स्टैट्स का मवाजना करके ये कहा जा सकता है कि नून लीग को केपी में जगह मिल सकती है या गुंजाइश पैदा हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल में नून लीग वहाँ पे जो अपना मुकाम खो चुकी है उसको दोबारा हासिल करने के लिए नून लीग की क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा की तरफ बहुत तवज्जो देनी होगी। एक ज़माना था कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई थी, लेकिन आजकल वहाँ पे सिर्फ अमीर मकाम लगे रहते हैं और मरकज़ी क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो
इसका कतन ये मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है कि सर्वे कैसी है, फिर सर्वे की पूरी तरह क्या लोगों के जज्बात और लोगों की तरजीहात का अक्कास है या नहीं है, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग को अपने वहाँ पे खोए हुए मुकाम को हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को उसी तरह अपनाना होगा जिस तरह उन्होंने पंजाब को अपनाया हुआ है। सर मैं इस सवाल को आसान करके आपसे पूछ लेती हूँ, आपका लोगों से राब्ता भी होता है, क्या वहाँ पर नून लीग की कोई हवा चल रही है अब, या ऐसा कोई सेंटिमेंट है कि लोग अब कारकर्दगी देख के या वैसे ही जनरली नून लीग को प्रेफर कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नून लीग की हवा चल रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अगला सवाल, थैंक यू सो मच सलीम साफी साहब। अगला सवाल जी मज़हर अब्बास साहब आपसे। मज़हर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUIF में टॉस होगा। क्या अब सीटें टॉस की, ये जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं, इसकी कोई नज़ीर मिलती है? अंपायर कौन होगा जो टॉस करेगा? सर अंपायर तो खान साहब वाले, खैबर पख्तूनख्वा का मामला तो खान साहब वाले अंपायर होंगे। क्योंकि मैंने तो वो मालूम किया तो इलेक्शन कमीशन की तो कभी भी तारीख नहीं रही। अच्छा। ये टॉस वाली, वैसे तो तारीख ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला, ये तारीख भी कभी भी नहीं रही कि इस तरह किसी पार्टी का की मखसूस नशिस्तें किसी को, खैर लेकिन टॉस की बिल्कुल रिवायत नहीं रही। इलेक्शंस में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें बादखात ये होता है कि अगर टाई हो जाए, टाई की सूरत में टॉस हो जाता है। क्या मतलब जनरल इलेक्शंस में होता है? जो होता है, अगर फर्ज करें दोनों वो उसके बराबर वोट पड़ गए दोनों के कैंडिडेट्स के, तो फिर होता है टॉस। लेकिन ऐसा जनरल इलेक्शन में बाज़-औक़ात ऐसा देखा गया है, इलेक्शन कमीशन का कभी भी ये नहीं रही। अब इसका क्राइटेरियंस क्या सेट किया गया, क्यों हुआ, मैंने जिस तरह कहा ना कि क्योंकि मखसूस नशिस्तें की तकसीम ऐसे हुई जो पहले कभी भी नहीं हुई, इसलिए टॉस की रिवायत भी पहली मरतबा पड़ी है इसमें। और अब इसमें ज़ाहिर है, इसमें अब PTI उसमें पीछे रह गई है। नून लीग और जो पीपल्स पार्टी या JUI, सर ये रिवायत रही तो नहीं, लेकिन अब जब रिवायत पड़ गई है तो आगे ये क्या किस तरह की प्रेसिडेंस रहेगी, अब ये बड़ा सवाल है। देखिए सारे टर्मिनोलॉजीज़ पिछले चंद सालों में क्रिकेट वाली आ रही है ना। अंपायर की टेक्नोलॉजी पहले पॉलिटिक्स में नहीं आती थी कभी। ये कप्तान की उंगली, जो एम्पायर की उंगली उठ गई है, वो नहीं होती थी। फिर इसी तरह तीनों एक गेंद से तीनों विकेट उखाड़ने की कभी गेम के रूल्स कुछ नहीं है, लेकिन सारी इस्तेलाहात क्रिकेट वाली आ रही हैं। मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जाते हैं क्योंकि वक्त ज़रा हमारे पास ख़त्म हो गया है। तो आपसे इजाज़त हम चाहेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताइएगा, हमारा X अकाउंट या YouTube के नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं, जैसे अपने सवालात भेजते हैं। What do you think about this फैसला? Let us know. Allah Hafiz.